कहानी के शुरुआत में हमें सीओ नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सीओ के बेटी का बर्थडे भी था, इसीलिए सीओ की मॉम उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपने बेटी को डिनर पर लेकर जा सके। लेकिन इतने पैसे में उसका काम नहीं होने वाला था, इसीलिए वो अपने मॉम का एटीएम कार्ड ही चुरा लेता है और एटीएम में जाकर अपनी मदर की अकाउंट ही खाली कर देता है और उसी पैसों को वो घोड़े की रेस में लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब क्योंकि सीओ ने कंपनी से काफी सारे पैसे उधार ले रखा था और जब उन्हें पता चलता है कि सिंह ने काफी सारे पैसे घोड़े के रेस में जीता है तो वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और सियोंग को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मार भी देते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए जैसे ही अपनी जेब को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वही पैसे जिसने घोड़े के रेस में काफी सारे पैसे जीते थे। कि तभी उसे याद आता है कि जब वह इन सभी लोगों से बचकर भागते समय वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिरा हुआ, इसीलिए हो सकता है कि जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काटी होगी। अब क्योंकि सीओ के पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए वे उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं ताकि वो उनके पैसे वापस कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद सीओ कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। अब सीओ जल्दी से रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है और जब सिंह एक जगह पर बैठकर दूसरी ट्रेन की आने का वेट कर रहा था कि तभी उसके के पास एक अनजान आदमी आता है। अब वह आदमी वहाँ पर बैठे बैठे सिंह से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। इतने ज्यादा मात्रा में पैसों को देखकर सिंह भी इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीओ काफी मार खाने के बाद ये गेम आखिरकार जीत ही जाता है, यानी वह 1 लाख हासिल कर लेता है कि तभी वह अनजान आदमी सियोम को एक कार्ड देता है, ये कहकर कि अगर तुम और भी ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ था उस पर कांटेक्ट कर लेना। जब वह अपने घर शाम को जाता है तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। इसी के थ्रू हमें यह पता चल जाता है कि सीओ की डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने किसी और मर्द के साथ शादी भी कर चुकी है। लेकिन सिंह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, पर उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले सके। अब जाहिर था कि उसके पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए सियोंग उस आदमी के दिए हुए कार्ड पर छपे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में पिक किया जाता है जिस गाड़ी में और भी लोग थे, लेकिन उस गाड़ी में सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन सभी लोगों की आंखें खुलती हैं तब वे सभी के सभी एक बड़े से हॉल के अंदर होते हैं, जिस हॉल में सभी को मिलाकर 456 लोग मौजूद थे और ये सभी के सभी एक प्लेयर थे, क्योंकि उस सभी लोगों को एक सेम तरह के ड्रेस भी पहनाया गया था। यहाँ पर हम इस फैसिलिटी का होस्ट को देखते हैं जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और वह सभी पर नजर रख रहा था। यहाँ पर सबसे कॉमन चीज यह थी कि जितने लोगों को यहाँ पर लाया गया था उस सभी ने किसी न किसी से बहुत ज्यादा कर्ज लिए थे, जिसे उस कर्ज को चुकाना नामुमकिन था। सीओ यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। यहीं पर हम 2 प्लेयर्स, जिसमें लड़के का नाम जैंग और लड़की का नाम साई बायुक होता है, उनके बीच फाइट हो जाती है। अब यहाँ पर साई बायुक वही लड़की थी जो सीओ के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सीओ उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वह अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके चेहरे को अच्छी तरह से ढका गया था। गार्ड उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे और जो भी इस गेम का विनर होगा उसे काफी सारे पैसे दिए जाएंगे। जिसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 भी रूल्स थे, जिसमें पहला यह था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल यह था कि जो भी प्लेयर्स इस गेम को खेलने से मना करेगा उसे इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था वो सब हम आगे जानने वाले हैं। और इस गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वे सभी इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं और सभी लोगों को गेम के लिए ले जाया जाता है। यहीं पर सीओ अपने क्लासमेट संगू से मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सीओ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए अपने कंट्री से बाहर चला गया था। वहाँ पर पहले गेम के लिए एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल भी थी और इस गेम का रूल काफी इजी था। रूल ये था कि जब वो डॉल गाना गाएगी तब उन सभी लोगों को आगे बढ़ना है और जैसे ही वह अपने गाने को गाना बंद कर देगी उससे पहले ही उन सभी लोगों को रुक जाना है और बिल्कुल भी नहीं हिलना है और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ पर इन सभी लोगों को यह सब कुछ
कुछ प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तब उसे गन से शूट करके मार दिया जाता है। और एलिमिनेट का मतलब यही था कि उन्हें इस दुनिया से ऊपर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि अब वे सभी के सभी फंस चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग डरकर भागने लगते हैं, और क्योंकि गेम का रूल था कि जो भी हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। और जितने भी सर्वाइवर बच गए होते हैं वह सभी किसी न किसी तरह से इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जितने लोग मर गए होते हैं उनके डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वे सभी के सभी प्लेयर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई भी इस गेम को खेलने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसा कि रूल्स नंबर 3 ये था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम को यहीं पर स्किप कर सकती है, इसीलिए सामने वाला आदमी वोटिंग करवाता है। लेकिन वोटिंग कराने से पहले उन्हें प्राइस मनी को दिखाया जाता है, यानी जो विनर को मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई इस गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली को दे दिया जाएगा, और ये प्राइस मनी टोटल 45 अरब 1 होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आगे फ्यूचर में वह चाहे तो इस गेम में वह फिर से अपना हिस्सा जमा सके। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सीओ पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वाले को सीओ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे पागल समझने लगते हैं। सिंह उसके दिए हुए कार्ड को भी दिखाता है, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात ये थी कि उस कार्ड पर जो नंबर था वो गलत था। पुलिस स्टेशन से सीओ जब अपने घर जाता है तब वहाँ पर उसकी मदर नहीं थी। उधर एस का क्लासमेट संग वो अपनी मदर को छुपकर देख रहा था कि तभी वहाँ पर सिंह भी आ जाता है। सैंग वो उदासी के साथ सीओ को बताता है कि मैं बहुत बड़े कर्ज में फंसा हुआ हूँ जो 6 मिलियन का है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे को लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे के सारे पैसे डूब गए कि तभी सीओ के पास हॉस्पिटल से कॉल आती। सीओ की मदर के पैर काफी इंजर्ड था, लेकिन इलाज ना होने की वजह से उनकी चोट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए डॉक्टर सीओ को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पैर को काट देना होगा। लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि सीओ के पास इतने सारे पैसे तो नहीं थे, यहाँ तक कि उसने तो अपनी मॉम की इंश्योरेंस के पैसे भी घोड़े के रेस में लगा दिया था। इसीलिए बहुत ही शर्मिंदगी के साथ सीओ पैसे मांगने के लिए अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देती। फिर उसकी वाइफ अपनी हस्बैंड को बताती है कि सिंह आया था पैसे मांगने के लिए। बाहर जाते समय उसका हस्बैंड सीओ को पैसे देने के लिए आता है। साथ में वो उसे यह भी कहता है कि आइंदा मेरे फैमिली से कभी भी मत मिलना, लेकिन उसे मारने लगा। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। आगे सीओ का एक फ्रेंड अपने मैनेजर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। लड़ाई करते समय उसके बॉस का हाथ उसकी कंपनी की मशीन में आ जाती है और इसी का फायदा उठाकर सीओ उसके पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद सीओ अपने वाइफ से कहता है कि प्लीज फ्लाइट से तुरंत घर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ साइबुक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबुक वही लड़की थी जिसने सीओ के पैसे चुराए थे, लेकिन यहाँ पर अपने मॉम को लेकर आने के लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए थे। हमें पता चलता है कि साइबुक का एक छोटा भाई भी था, जिसने उससे वादा किया था कि मैं मॉम को जरूर वापस लाऊंगी। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसे पता चला था कि उसका भाई कुछ दिनों से गायब हो चुका है, इसीलिए वो अपने भाई के घर पर आया था। लेकिन यहाँ पर भी उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका भाई भी अपने घर पर भी नहीं आया। घर को चेक करने पर उसे एक कार्ड नजर आती है और इस पुलिस ऑफिसर से ठीक ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सीओ के पास भी देखा था, और वो तुरंत सीओ के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछता है। लेकिन अब सीओ उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सीओ को वही कार्ड दोबारा से उसके घर के दरवाजे पर लगा हुआ मिलता है। उस कार्ड को देखकर सीओ डिसाइड कर लेता है कि अब वो दोबारा से उस गेम को खेलेगा। इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक बड़े से जहाज के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर वह ऑफिसर भी उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक दूसरे आइलैंड पर लाया जाता है। इन सभी प्लेयर्स को कुछ भी पता नहीं था कि अगला गेम कौन सा खेला जाएगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वह सभी अपने एक अलग अलग टीम को बना लेते हैं। रात में हम देखते हैं कि साइब और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। वहीं पर साइब वो गार्ड से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाती है कि तभी वह देखती है वहाँ के कुछ गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ अजीब तरह का बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड को शक हो जाता है, तो वह वॉशरूम को चेक करने के
लिए आता है, लेकिन तब तक साइबुक वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। इसके बाद साइब अपने फीमेल फ्रेंड को वो सारी बात बता देती है जो अभी अभी उसने देखा था, लेकिन संगू भी उन दोनों की बातें सुन लेता है, इसीलिए वह इस बारे में साइब से पूछता है, जिस पर साइब उसे बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। आगे की सीन में सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लेकर आया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप नजर आती है। उन चारों शेप में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर अब सबू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और इसे कैसे खेला जाए। संग वुसियों को बताता है कि सबको अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद उन सभी लोगों को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप बनी होती है। गेम का रूल ये था कि सबको किसी तरह उस शेप को बचते हुए बाहर निकालना है, और अगर बाहर निकालते समय किसी का भी शेप टूट गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी मारा जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू तो उस शेप को बाहर निकाल देता है, लेकिन सीओ अभी भी गेम को खेल रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी और घबराने भी लगा था, लेकिन वह फिर भी किसी न किसी तरह करके उस गेम को जीत जाता है और हारे हुए प्लेयर्स को वहीं पर शूट करके मार दिया जाता है। यहाँ पर अब 187 प्लेयर्स वापस आए थे, लेकिन अब उन सभी में से सिर्फ 108 ही प्लेयर्स बचे हुए थे। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाते समय जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मार देता है कि वो लड़का वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उन सभी प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाते हैं तो वे सभी उन डेड बॉडीज को गायब कर लिया जाता है, क्योंकि यह सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा था, क्योंकि यह सारा कुछ फ्रंटमैन से छुकर हो रहा था। और यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में अपना एक आदमी को बैठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट भी कर देता था, और गार्ड्स अपने काम के बदले में डॉक्टर को गेम के रूल्स बता देते थे ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसकी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा यह कि सारे वीक प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ गार्ड डॉक्टर को अपने अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट्स के बाद वहाँ की लाइट्स बंद होने वाली थी। अब यहाँ पर संगवू को पता चल चुका था कि सीओ की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वह उस टीम को अपने पास बुलाकर उसे आराम से रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर जो डॉक्टर प्लेयर होता है वह जैंग के टीम में शामिल हो जाता है और वह डॉक्टर जैंग को भी बता देता है कि अगला गेम कौन सा खेला जाएगा। रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी के कमजोर प्लेयर्स को मार देता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइब को मारने जाता है, लेकिन तभी सीओ उससे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 ही लोग बच गए थे सरवाइव करने के लिए। इसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है और सभी प्लेयर्स को 10-10 की अलग अलग टीम को बनाने के लिए कहा जाता है, और वे सभी ऐसा ही करते हैं जैसा कहा गया था, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को आगे की गेम पता चल चुका था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो साइब की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम से निकाल देता है, जिस पर वह 28 नंबर वाला आदमी कहता है कि वो तो एक लड़की थी, और वो ये भी कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा मौजूद है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर 28 नंबर वाले गार्ड को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगली गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इनमें फाइट हो जाती है। इसी दौरान वो डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक दूसरा गार्ड डॉक्टर का पीछा करता है, जो दोनों एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन उस गार्ड को मार देता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार देता है। साथ में इन्हें वहाँ पर 28 नंबर वाले गार्ड की डेड बॉडीज भी मिल जाती है, जिससे इन्हें यह तो पता चल चुका था कि यहाँ पर यानी फैसिलिटी में कोई गुस्सा हुआ है। उधर वो ऑफिसर लीडर यानी फ्रंटमैन के रूम तक चल गया था। जब वो उस रूम को चेक करते करते एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर सभी के रिकॉर्ड्स रखे गए थे, और जब वो ऑफिसर जब सब कुछ चेक कर रहा था तभी उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी इस गेम को जीता हुआ था। उधर सभी प्लेयर्स को चौथे गेम खेलने के लिए लेकर जाया जाता है। उसी समय उन सभी लोगों को अपनी अपनी एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वह सभी प्लेयर्स उनकी बातों को मानकर अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। अब अगले गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर्स को 10-10 कंचे यानी मार्बल्स दिए जाते हैं। दरअसल इस गेम का रूल ये था कि एक प्लेयर को अपने सामने वाले प्लेयर से सारे मार्बल्स को जितने थे बगैर कोई जोर जबरदस्ती के, और जो दूसरा प्लेयर्स होगा यानी जिसके
पास एक भी कंचे नहीं होंगे तो उन्हें एलिमिनेट यानी मार दिया जाएगा। यहाँ पर संग वू और जियोंग का फ्रेंडोंड और इवन का गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर जियोंग का फ्रेंड सांगवू का सारे कंचे को जीत लिया था और अब सवू के पास एक ही मार्बल्स बचे हुए थे। अब क्योंकि उसे पूरी तरह से पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है, इसीलिए वह सियों की फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे यह यकीन दिलाता है कि हम में से किसी ने भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा से करवाया जाए। और अब यहाँ पर संगवू धोखे से सियोम के दोस्त के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब सियोन का दोस्त जब अपना मार्बल्स यानी कंचे को चेक करता है तब वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वह बस इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियों किसी तरह उसे खेलने के लिए मना लेता है। यहाँ पर वह दोनों यानी सियोंग और वह बूढ़ा आदमी भी ऑन्ड और इवन ही गेम खेलते हैं। इनमें से वह बूढ़ा आदमी सिंह के सारे कंचेरला उंड में वह बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, यानी उसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी। तो इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए सियो उसे अपने बातों में फंसाकर उसके सारे, लेकिन यहाँ पर तख्त ही पलट जाता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी काफी होशियार था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे काफी मनाने लगता है, प्लीज मुझसे गेम खेलो। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स मुझसे धोखे से लिए हैं। वो सियों से कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं याददाश्त गायब होने का नाटक कर रहा था। इस बात को सुनते ही सियों को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। दूसरी तरफ साइबू और उसकी फीमेल फ्रेंड भी इस गेम को खेल रही होती है। उनकी गेम ये थी कि जो भी अपने कंचे को दीवार के ज्यादा करीब फेंके का वही इस गेम को जीतेगा। पहले तो साइबुक अपने कंचे को फेंक देती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तब वह रुक जाती है। लेकिन जब साइबुक उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वह उसे दोबारा से फेंकने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वह उससे कहती है कि नहीं साइबुक, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मॉम का और तुम्हारे भाई का क्या होगा। और इसलिए साइबुक के फ्रेंड को वहीं पर मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहाँ ले जाया जाता है और सभी बचे हुए प्लेयर्स वापस से उसी पैसे वाले रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि उसकी टीम वाली लड़की तो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने भी इस गेम को काफी अच्छे से खेलकर जीत लिया था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि साइबो की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लेश चल रहा था, तो इसीलिए जैंग की ये फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडीज के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है कि तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपी आ चुके हैं। इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपी को उनके रूम में लाया जाता है। आगे फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी इस गेम का हेड था जो इस पूरे खूनी खेल को रचा था। और आखिर यह कौन होता है आगे हम जानने वाले हैं। अगले दिन उन सभी प्लेयर्स को 5वीं गेम के लिए लाया जाता है। सभी प्लेयर्स देखते हैं कि एक डमी में 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स जल्दी जल्दी से अपना अपना नंबर्स ले लेते हैं। इस नंबर का मतलब यह था जो प्लेयर्स गेम को खेल रहा होगा उसके बाद ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर पहला और आखिरी नंबर रह जाता है यानी 1 और 16। इसीलिए सीओ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किस ले 1 को या 16 को। अगर उसने पहला नंबर को चूज किया तो फंसे यानी मरेगा, और 16वां भी लिया तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए और गार्ड्स उसे मार देंगे। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर सीओ से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपने फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेम के अंदर लाया जाता है। इस बार इस गेम का रूल ये था कि दिए हुए टाइम में उन सभी को एक एक करके एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाना है, लेकिन उनके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे। एक होता है आर्म ग्लास जो कि दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। आर्म ग्लास पर पैर रखते ही वो ग्लास टूट जाएगा और जाने वाला प्लेयर नीचे गिरकर मारा जाएगा। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और वो सभी एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वह आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो आगे बढ़े या फिर सारे के सारे यहीं पर मारे जाए। कि तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे चिढ़ा रही थी और वो जैंग को कहती है कि मैंने कहा था ना कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़कर उसे लेकर सीधा नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो एक ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात की भनक लग जाती है तो वो वहाँ की लाइट्स को बंद करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना सके। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचा हुआ था
था और उनके पास टाइम भी नहीं था। इसीलिए संगवू उस आदमी को धक्का देकर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद संगवू सियोंग और साइबुक इस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। ज्यादा चोट साइबुक को लगा था, उधर वो ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लिया था, लेकिन तभी एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क हटाओ। ऑफिसर मास्क हटाने के लिए तो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है, लेकिन इस बारे में फ्रंटमैन को पता चल जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। और जब ऑफिसर को पता चल जाता है तो वो वहां से भागकर एक दूसरे आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। यहाँ पर आते ही वो ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, जिसके बाद ऑफिसर को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वह तो उसका भाई ही है, जो कुछ दिन पहले गायब हो चुका था और जिसे वह ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वह जाकर सीधा नीचे समुद्र में गिरता। दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से साइबै काफी इंजर्ड हो चुकी थी और उसका बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए लाया जाता है और उनके पास एक एक चाकू भी रख दिया जाता है, मतलब आज रात उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। कि तभी सियोन देखता है कि साइबुक की हालत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए वो साइबुक को कहता है कि परेशान मत हो, हम दोनों साथ में हैं और इस गेम में हम दोनों ने मिलकर संगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर जाकर पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। साइब सियोन से कहने लगती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो मैं उसे आर-फैज में छोड़कर आई हूँ और अगर हम दोनों में कोई भी इस गेम से बाहर जाएगा तो हम दोनों को एक दूसरे फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब साइब आयु की हालत का काफी खराब हो चुकी थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोन कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वह उसके पास आता है तब तक संग वो साइबायु को खत्म कर चुका था। फिर अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रोल इस बार काफी सिंपल था कि मरो या मारो का हिसाब किताब था और इसी गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन लास्ट में संगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी कहता है कि मैं इस गेम को यहीं पर रोकना चाहता हूँ और तभी सिंग सांगवू को अपने साथ चलने के लिए भी कहता है, लेकिन संगवू अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सिंग इस गेम को पूरी तरह से जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सिंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद सियों को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और जब सियों उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सिंह अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी होती है। आगे हमें 1 साल बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सियों की अब हालत काफी खराब हो चुकी है, यानी वो अब काफी नशा करने लग गया है और उसने अभी तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है, वो उसे बिल्कुल वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। जिसके बाद सिंह उसी एड्रेस पर चला जाता है जहाँ पर पता चलता है कि यह सारा खेल को रचा गया किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े यानी प्लेयर नंबर 1 का था और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियों को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम को मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैंने उस गेम में पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम को देखने में नहीं बल्कि उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो सब मेरे ही हैं और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सीओ साहिब के छोटे भाई के पास जाता है और उसे वो लेकर जाता है संगवू के मदर के पास जो कि उसकी देखभाल कर सके और वो सांगवू की मॉम से कहता है कि प्लीज इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ में वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सीओ स्टेशन पर जाता है कि तभी उसे वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जिसे वो सिंह से पहली बार मिला था। यहाँ पर सिंह उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सिंह उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। लेकिन उधर से जवाब यह था कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ और इसी के साथ यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती।